हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बैंक। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MSO 01 दिसंबर 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, जो कि इंग्लिश मीडियम में मैंने किया है, बट आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, जिससे उन्हें हेल्प मिलेगी और वो पॉइंट वाइज अपना आंसर लिख सकेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो आई विल नॉट फीलिंग मोटिवेटेड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड पार्ट में भी 5 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें दोनों पार्ट्स में से आपको क्वेश्चन करने होते हैं और किसी एक पार्ट से आपको 3 और किसी एक पार्ट से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं सेक्शन 1 से स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रक्चर इज ए रियलिटी, डिस्कस द डिफरेंस ऑफ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रैडक्लिफ ब्राउन। जैसा कि अगर आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि उन्होंने फंक्शनलिज्म का सिद्धांत दिया है, जिसमें कि इसका मीनिंग होता है कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन और सिस्टम एक दूसरे पर आधारित होते हैं और कैसे स्टेबिलिटी होती है एक दूसरे की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनलिज्म? सोशलॉजिकल प्रोस्पेक्ट्स emphasize how social institutions and system contribute to sociality, stability and structure through the functional code. Non-functionalism is an updated version of structure functionalism in social emphasis adaptability, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एजेंसी विद सोशल सिस्टम। तो इसमें इसका मतलब है कि जैसे जब आप सोशोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें कि फंक्शनलिज्म होता है, जिसमें कि किस तरीके से सोसाइटीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती हैं, और जो न्यू फंक्शनलिज्म होता है वो होता है एक अपडेटेड वर्जन ऑफ फंक्शनलिज्म, जिसमें कि एजेंसीज भी होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स, एडेप्टेबिलिटी, किस तरीके से आप एक दूसरे जगह से एडेप्ट करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर हम नीचे पढ़ेंगे, रैडक्लिफ ब्राउन्स फंक्शनलिज्म। Radcliffe Brown is a key figure in social anthropology who developed structure functionalism. He believed that social structure is a reality and that can be empirical, observed and studied. यहाँ पर उनका मानना था कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है उसको आप, वो एक रियल चीज़ होती है और उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। Point number 2, definition of social structure. According to Radcliffe Brown, social structure refers to the network of relationship among individuals and group within a society. इनमें उनका कहना था कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं एक इंडिविजुअल के और ग्रुप्स के एक सोसाइटी में, वही सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट इनकम्पोज द पैटर्न अरेंजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रोल दैट ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ। तो यहाँ पे पता चलता है कि वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है और कैसे अरेंज करते हैं आपस में इम्पीरियल रियलिटी। तो यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट दिए हैं, इसमें से आप एक एक पॉइंट पढ़ सकते हैं और उसको मतलब और ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन प्ले crucial role in maintaining the social structure. They provide the framework for social norms and believe ensuring sociological stability and continuity. जो रोल होते हैं इंस्टीट्यूशन के, वो सोशल सिक्योरिटी देते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो सोशल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देता है। इंडिपेंडेंसी ऑफ पार्ट। पॉइंट नंबर 5, इन रेडक्लिफ ब्राउन्स व्यू द कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आर इंडिपेंडेंट। जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका हर पार्ट कंट्रीब्यूशन करता है फंक्शन करने में। कोई भी एक पार्ट अगर नहीं होगा तो वो ठीक से काम नहीं करेगा। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, ईच पार्ट कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनलिज्म एंड मेंटेन द होल सिस्टम मच लाइक ऑर्गन्स इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक बॉडी होती है, उसमें आपको पता होता है कि अगर हमारा एक भी शरीर का कोई भी एक पार्ट सही से काम ना करे तो वो बॉडी ठीक से काम नहीं करती है, पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। ऐसे ही अगर एक सिस्टम ठीक से काम नहीं करे तो
हर अगर एक फंक्शन या एक इंस्टीट्यूशन एक स्ट्रक्चर ठीक से काम नहीं करता है तो वो सिस्टम डगमगा जाता है और वो सही से काम नहीं करता है। पॉइंट नंबर 6, सोशल यूनिटी। उन्होंने सोशल यूनिटी पर जोर दिया। चेंज एंड स्टेबिलिटी, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया कि धीरे धीरे हर चीज़ में चेंज होता है और उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 7, क्रिटिसाइज इंडिविजुअल। ही क्रिटिसाइज individualistic approach that neglect the broader social context. The writ for Radcliffe Brown, understanding society requires looking beyond individuals' action to the structure force that shape them. उनका कहना था कि जो एक सोसाइटी को समझना होता है और इंडिविजुअल्स की अप्रोच को समझना होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, जिससे कि हर एक्शन जो होता है वो स्ट्रक्चर को बनाने में मतलब अपनी भूमिका अदा करता है। मैथोलॉजिकल अप्रोच, उन्होंने इस पे मैथोलॉजिकल अप्रोच पे भी जोर दिया था। लीजेसी एंड इन्फ्लुएंस, उन्होंने बोला रेडक्लिफ ब्राउन्स वर्क लेट द फाउंडेशन ऑफ लेटर स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालाइज एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशलॉजी। दिस his emphasis on reality of social structure continue to influence contemporary social theory. उन्होंने ये बताया कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा से उसको इन्फ्लुएंस करता है, वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन में आप लिखेंगे, कंक्लूजन में आप सारे पॉइंट्स का छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं और कॉमा लगा के, और उसके साथ अलग से कुछ अलग वर्ड्स में कुछ अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। और वैसे मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर्मली एस्टैब्लिश सोशल स्ट्रक्चर एज ए concrete reality established for understanding the functioning and organization of societies. His structural functional approach provides valuable insight that how social system maintain stability and adapt to change. यहाँ पर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं, उन वो किस तरीके से सोशल सिस्टम को मेंटेन करती हैं, उसमें स्टेबिलिटी लाती हैं और चेंजेस लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अडॉप्ट करते हैं चेंजेस। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू फंक्शन, डिस्कस इट्स मेरिट एंड लिमिटेशंस। जैसा कि मैंने आपको यहाँ ऊपर भी बताया था कि जो फंक्शनलिज्म क्या होता है और न्यू फंक्शनलिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर फंक्शनलिज्म इज हाउ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन वर्क टुगेदर टू मीट द नीड ऑफ ए सोसाइटी। किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से वो उसको पूरा करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इवेल्यूएशन ऑफ फंक्शनलिज्म, इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चेंज, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड नॉर्म्स। तो यहाँ पर अब जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ना और उसमें अपने वर्ड्स भी ऐड करके आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप उस पॉइंट की क्लैरिटी ले सकते हैं किस तरीके से मैंने पॉइंट को दिया है, उसको आप और ज़्यादा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड नॉर्म, क्या रोल होता है इंस्टीट्यूशन और उसका नॉर्म्स का, जो किस तरीके से वो एक दूसरे को चेंज करते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं। एजेंसी एंड स्ट्रक्चर किस तरीके से करते हैं। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, ये एक ब्रिज की तरह गैप को फिल करते हैं। suggested that individuals have the capacity to influence social structure while being shaped by them. ये बताते हैं किस तरीके से इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी होती है और जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को और उसको शेप देने में मदद करते हैं। इंक्लूजन ऑफ मैक्रो एंड मैक्रो प्रोस्पेक्ट्स, Neo-functionalism incorporates both macro-level interaction and macro-level structure, providing a more comprehensive understanding for social phenomena. Critic of structural determinism. It moves away from the deterministic view of classical functionalism, allowing for more fluid and
negotiated social realities. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, किस तरीके से उनकी अप्रोच होती है, ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं. दिस अप्रोच इज़ ऑल्सो मोर ओपन टू कंसिडर ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड द कनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटीज़ इन ए ग्लोबल वर्ल्ड. किस तरीके से वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं ग्लोबल सोसाइटीज़ को. तो यहाँ पे मैंने फिर से 10 पॉइंट दिए हैं, उसको आप कंक्लूजन में लिखिए. मेरिट ऑफ, क्या फ़ायदे हैं उसके. फ्लेक्सिबिलिटी होता है, न्यू फंक्शनिज्म फ्लेक्सिबल होता है, कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस कर सकते हैं आप उसके अंदर. बैलेंस व्यू होता है, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन होता है, इंटरडिसिप्लिनरी इंसाइट्स होती हैं. और इसके जो लिमिटेशंस होती हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेक ऑफ प्रोडक्टिव पावर होती है, ओवर एम्फेसिस ऑन हार्मोनी होती है, थ्योरोमेटिक वॉलिंजनेस, एम्पीरियल चैलेंजेस होता है. उसका कंक्लूजन आप, अब ये जो मैं कंक्लूजन लिख रही हूँ इसमें आप इसको और भी बड़ा करके लिख सकते हैं. मेरिट्स, उसके जो दायरे होते हैं वो सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. और ये जो एक एक दो लाइन मैंने लिखे हैं इसको आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ लिख सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे नंबर मतलब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं. और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ही क्वेश्चन के आंसर इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम है, मुझे पता है. तो आप लोग उतना डिटेल अभी उतना ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाएंगे, और इसलिए अभी आप उसके पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको. डिस्कस हाउ पावर ऑपरेट्स इन लोकल कम्युनिटीज़. बताइए कि किस तरीके से जो पावर होती है, शक्ति होती है, कैसे लोकल कम्युनिटीज़ को ऑपरेट करती है. फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कम्युनिटी लीडर्स. पावर इज ए, जैसे कि आप जानते हैं शक्ति जो होती है हर जगह पॉलिटिकल पावर हर जगह रखती है, मतलब अपनी वैल्यू रखती है, चाहे कोई कितना भी बोले पर वैल्यू रखती है. फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. पावर इन लोकल कम्युनिटीज़ ऑफन ऑपरेट्स थ्रू फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर such as city council, mayor and local government agencies. यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे इलेक्शंस होते हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, मेयर होता है, लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जिनके पास पावर होती है डिफरेंट तरीके की चीज़ें करने के लिए. तो यहाँ पे आप वो सब लिख सकते हैं. एंटिटीज मेक डिसीजन ऑन पब्लिक पॉलिसी, रिसोर्सेज एंड एलोकेशन एंड कम्युनिटी प्लानिंग. सेकेंड होता है कम्युनिटी लीडर. जैसे कि हर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखते हैं तो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस ऑनर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं, बहुत सारे एक रेसिडेंट्स मिलके एक रॉ बनाते हैं, रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी बनाते हैं, उनमें एक लीडर होता है. तो ये आपको यहाँ पे लिखना है. उनको जो पावर मिली होती है उनके बारे में भी बता सकते हैं. सोशल नेटवर्क्स होते हैं, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पावर इज ए क्रिटिकल फैक्टर, बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होता है विद लोकल बिजनेसमैन एंड प्रॉपर्टी ओनर्स, often having a significant impact on community decisions. Their financial contribution to local project and political campaign can sway policies and developments. मतलब जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसर होते हैं उनकी इतनी पावर होती है कि वो बहुत सारे डिसीजंस को इम्पैक्ट कर पाते हैं, बहुत सारे प्रभावित कर पाते हैं. कल्चरल एंड सोशल कैपिटल. ग्रास रूट्स मूवमेंट. ग्रास रूट्स मूवमेंट्स होता है. ग्रास रूट मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी ग्रुप कैन चैलेंज एस्टेब्लिश पावर स्ट्रक्चर थ्रू कलेक्टिव एक्शन, एडवोकेसी एंड पब्लिक कैंपेन, एंड दे कैन ब्रिंग अबाउट सोशल चेंजेस एंड इन्फ्लुएंस लोकल पॉलिसीज़. जैसे आपने देखा होगा कई बार कोई एक मूवमेंट चलाया जाता है जिससे कि अपनी बात मनाने की कोशिश की जाती है, जिसमें बहुत सारे कलेक्टिव एक्शंस होते हैं. तो यहाँ पे आप वो सब दिख सकते हैं. मीडिया एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल. मीडिया के थ्रू लोग अपनी पावर दिखाते हैं और अपनी बातों को मनवाते हैं और अपना ओपिनियन रखते हैं अलग अलग कम्युनिटी में और विद इन कम्युनिटी में. इंस्टीट्यूशनल पावर. लोकल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, हॉस्पिटल एंड नॉन प्रॉफिटेबल, उनके पास भी पावर होती है, वो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस को इफ़ेक्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 9 है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. यहाँ भी क्या होता है, लोकल पावर सेपरेट करते हैं उसको, और जैसे लोकल ऑर्डिनेंस, जोनिंग लॉ एंड
and regulations can empower a restricted individual and group in the community. Conflicts and negotiations. यहाँ पर जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्या होता है कि power dynamics in local communities often involve conflicts and negotiation. Different group and individual vie for influences and resources, and outcome for typically the result of compromising and strategic alliance. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 10 पॉइंट कवर किए हैं यहाँ पे भी, तो आप और ज़्यादा पॉइंट भी लिख सकते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं. अगर आप 1-2 पॉइंट भूल भी जाएंगे तभी भी आपके पास 10 में से आपको अगर 5 या 6, 7 पॉइंट्स भी लिखेंगे तभी भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. यहाँ पे कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन बेसिकली जो आपने ऊपर लिखा है उसी को शॉर्ट में लिखना होता है. तो इसको आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं. अगर आपका आंसर शॉर्ट हो गया तो आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हैं और इसमें एग्जाम्पल वगैरह भी डाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. What did Weber mean disenhancement? In what way does it influence economic process? वही पूछा किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं. तो यहाँ पे ये मैंने रीज़न दिए हुए हैं कि क्या क्या रीज़न होते हैं, क्या मतलब होता है उसका. इसका मतलब होता है Weber makes use disenhancement to describe how magical and mystical view in the world are replaced by scientific and logical thinking. उन्होंने बताया है कि कैसे, जैसे पहले होता था कि जादू के थ्रू बताया जाता था, पर धीरे धीरे इतना चेंज हो गया वर्ड कि साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात होने लगी. और किस तरीके से वो लॉजिकल थिंकिंग होती है, किस चीज़ के पीछे होने का क्या रीज़न होता है, तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से दिखाई जाने लगी और डिफरेंट तरीके से वो रूट लेने लगी अपना. रैशनल थिंकिंग, लेस रीजनल इन्फ्लुएंस, मॉडर्न सोसाइटी, फोकस ऑन इफ़िशियंसी. यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जैसे आप डिस्क्राइब कर ही सकते हैं. मॉडर्न सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप रैशनल थिंकिंग नहीं होती है, या फिर रैशनल कैसे लोग धीरे धीरे रिलीजियस से कम इन्फ्लुएंस हुए, मतलब कैसे हुए कम. एज सोसाइटीज बिकम डिसएनहेंसमेंट, रीजनल एंड ट्रेडिशनल बिलीफ्स बिकम लेस इम्पॉर्टेंट. जैसे कि पहले क्या होता था, जब बहुत ज़्यादा मिडिल एरा में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा लोग पूजा पाठ इस टाइप की चीज़ों में बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी दिखाते थे. तो यहाँ पे क्या हो गया, लेस इन्फ्लुएंस होने लगे. फोकस ऑन इफ़िशियंसी, अपनी इफ़िशियंसी पर फोकस करने लगे, साइंटिफिक प्रोग्रेस करने लगे, ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी होने लगी. रेज ऑफ कैपिटलिज्म ये हुआ इसमें कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई उन्हें अपनी प्रॉफिट और को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे प्लान करना है और किस तरीके से उसको बढ़ाना है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी हमारी. जैसे पहले क्या होता था, पहले लोग हाथ से काम करते थे, अब लोग मशीन से काम करते हैं. तो इस तरीके से और आगे धीरे धीरे चलते हुए AI आने लगा तो लोगों की भी ज़रूरत नहीं होने लगी. तो यहाँ पे किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, वो उस बारे में बात है. इनकरेज इनोवेशन, नए तरीक़ों की खोज की जाने लगी, किस तरीके से आप उसको इनोवेट कर सकते हो किसी भी चीज़ को. सेम कंक्लूज़न आपको लिखना है. उसके बाद कंक्लूज़न में आप उन्हीं पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसको और बढ़ा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्कस द सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर. किस पावर की सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताना है. आउटलाइन द मेन सोर्स ऑफ पावर, बताइए कि क्या क्या मेन पावर के क्या क्या सोर्स होते हैं. तो यहाँ पर पावर का मतलब होता है, पावर इज द एबिलिटी टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू अचीव देयर गोल और ऑब्जेक्टिव इवन व्हेन अपोज्ड बाय देम अदर्स. इट इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और मैनिपुलेट अदर्स. मतलब पावर क्या होती है, पावर बेसिकली वो होती है कि जब आप किसी को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं. चाहे वो मैनिपुलेशन उनको बता के किया जाए या बिना बताए किया जाए, पर वो मैनिपुलेशन ही होता है. इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इन्फ्लुएंस में एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, कंट्रोल करते हैं अपनी पावर के थ्रू. जैसे पुलिस होती है वो कंट्रोल करती है, उनके पास पावर होती है कंट्रोल करने की. तो इस तरीके से डेफिनेशन ऑफ पावर लिख सकते हैं. वेब मैक्स व्यू,
उनका क्या विचार था इसके बारे में वो लिखना है। मैक्सिस्ट प्रोस्पेक्टिव लिखना है आपको। कार्ल मार्क्स के बारे में बताना है यहाँ पे कि वो एक कार्ल मार्क्स ने जो व्यू दिया था उसके बारे में। यहाँ पर धीरे धीरे करके आप देखेंगे मैंने फिर से 10 पॉइंट्स लिखे हैं। मेन सोर्स ऑफ पावर क्या होता है? इकोनॉमिक पावर होती है, पॉलिटिकल पावर होती है, सोशल पावर होती है, कल्चरल पावर होती है, कि किस तरीके से मतलब चीज़ें होती है। इसमें आप डिस्क्राइब करेंगे इकोनॉमिक पावर में क्या होता है कि प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड होता है। पॉलिटिकल में होता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह होती हैं। सोशल पावर में नेटवर्क्स होते हैं। कल्चरल पावर में जैसे कि आपकी डिफरेंट तरीके की आपके कल्चरल्स होते हैं, नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस होती हैं, एंड मतलब आप बहुत सारे तरीके की पावर्स लिख सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल पावर होती है, इंफॉर्मेशनल पावर होती हैं। मतलब जो आप जितना भी आपको याद है आप लिखते जाएं वहाँ पे, और उसके बारे में छोटे छोटे एक एक दो दो लाइन लिखते जाएं जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले। यहाँ पर कंक्लूजन में आप फिर से वही उन पॉइंट्स को नटशेल में लिख सकते हैं। तो वी आर मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 2। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी, students, please subscribe my channel. It takes lot of effort to create videos, and I have to write all the answer, then I am thinking about you, like how you can understand. So please subscribe my channel, क्योंकि मेरा जो सब चैनल एनालिसिस मुझे बताती है कि लोग मेरा चैनल देखते तो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो मेरे चैनल को। मतलब 65% लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को अभी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे थोड़ी सपोर्ट मिले। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडर्निटी एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एंथनी गिड्स। अंडरस्टैंड मॉडर्निटी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एंथनी गिड्स। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखेंगे मॉडर्निटी की, जिसमें कि आप उसमें किस तरीके से ये सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल, इंफॉर्मेशनल किस तरीके से होती है, किस तरीके से 17वीं सेंचुरी में होती थी, क्या क्या उसके अंदर अप्रोचेस थी, सेपरेशन और टाइम का कैसे स्पेस किया गया था, यहाँ पर मैं डिटेल में डाला हुआ है। अब उसके बाद आप देखते हैं 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे भी दिए हुए हैं। आप उसको किस यहाँ मतलब किस पॉइंट को आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसमें देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक एक वर्ड आपका ना पढ़ा जाता है ना आपका एक एक वर्ड वो लोग चेक करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा डेप्थ में जाकर नहीं चेक करते, जैसे मैथ्स होती है, मैथ्स में जैसे किया जाता है पर इतना नहीं किया जाता है यहाँ पे। तो आप पॉइंट्स को बढ़ाकर कम करके या आप सिमिलर पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं, जो आपके उस टाइम दिमाग में आए वो आप लिख सकते हैं वहाँ पे, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं हम। कैन देयर बी सोसाइटी विदाउट क्लासेस? क्या कोई ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें क्लासेस नहीं होती हों? इसका क्रिटिकल डिस्कस करना है आपको। तो यहाँ पर हम लोग मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में सारे पॉइंट्स भी इसलिए नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक आपके एग्ज़ाम से, और मेरे पास भी बहुत कम टाइम है वीडियोस बनाने का, जिससे कि आपको मैं शॉर्ट में धीरे धीरे मतलब सारे पॉइंट्स को कवर कर रही हूँ, तो आप उसको डिस्क्राइब खुद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सोशोलॉजी सोसाइटी मीन्स रेफरेंस टू द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द social relation, interactions and institutions that connect individual with a particular geographical area और community। मतलब कि इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो सोसाइटी होती है वो एक रिलेशनशिप, इंट्रैक्शंस और इंस्टीट्यूशंस कनेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का, जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं और या फिर एक कम्युनिटी के होते हैं। तो यहाँ पर पूरा और भी दिया हुआ है। इट इनकम्पास द शेयर नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स। वो लोग अपने वैल्यूज़, बिलीव्स, बिहेवियर एक जैसा होता है उनका, कई बार थोड़ा डिफरेंट भी होता है, तो एक दूसरे से अडॉप्ट भी करते हैं हम लोग। सोसाइटी इज़ ए करेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनाइज। ये किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन से होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। पैटर्न ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस होता है, कल्चरल होता है, इकोनॉमिक होता है। पहले जैसे इंडिया से बाहर के जो लोग थे वो डिफरेंट कल्चर में रहते थे, अब धीरे धीरे इंडिया में उसी तरीके की अडॉप्टेबिलिटी होती जा रही है, या फिर इंडिया से बाहर के लोग भी इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट करने लगे हैं। तो ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स थे।
मैक्सिकन हिस्टोरिकल एग्जांपल भी दे सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डिफरेंट मतलब इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल मोबिलिटी, किस तरीके से अब धीरे धीरे सब एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट किस तरीके से आया है हमारी लाइफ में, सोसाइटी में, कल्चरल सोशल इफ़ेक्ट्स किस तरीके से हमको इफ़ेक्ट करते हैं, ग्लोबलाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसका मेन यहाँ पर रोल होता है। इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड द इंटरकनेक्शन ऑफ इकोनॉमिक मेक डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट। बहुत मुश्किल से आप अकेले रह सकते हैं और आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ मतलब क्लासलेस नहीं हो सकता, मतलब एंड इम्प्लीमेंटेड ए क्लासलेस सोसाइटी। और ग्लोबल एटिकेट्स एंड पावर डायनेमिक प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन परपेचुएट क्लास स्ट्रक्चर। यहाँ पे कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि जो क्लास होती है वो डिफरेंट चीज़ों से डिफाइन होती है, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम से, सोशल मोबिलिटी से, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट से, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर से, ग्लोबलाइजेशन से, ये सबसे इफेक्ट होती है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द मेन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेविस एंड मोरिस प्रोस्पेक्ट्स इन ए सोशल स्ट्राटिफिकेशन। यहाँ पर मैंने यहाँ पे उसके प्रॉस्पेक्ट्स दिए हुए, किस तरीके से उन्होंने उसको डिफ़ाइन किया था और किस तरीके से उन्होंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया था अपनी थ्योरीज में। तो यहाँ पे फंक्शनल नेसेसिटी, रोल एलोकेशन, किस तरीके से आप क्या क्या रोल निभाते हैं सोसाइटी में, क्या होता है, आप किस बाय असाइनिंग रोल बेस्ड इन ऑन मेरिट एंड कैपेसिटी, ट्रेनिंग एंड sacrifices, social interrogation and other। यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट्स डाले हुए हैं, प्लीज़ आप उसको देख के उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं और थोड़ा कम भी लिख सकते हैं। मैंने हर चीज़ के 10 पॉइंट इसलिए लिखे हैं जिससे कि आपको उस पॉइंट को लिखने में इजी रहे, मतलब आप डिस्क्राइब तो कर ही सकते हैं इजीली, तो एक बार आप पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद कंक्लूजन में, हर कंक्लूजन में आपको जो ऊपर के जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को आपको नीचे डिस्क्राइब करना होता है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज एथेंटिसिटी एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथेंटिसिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। एथेंटिसिटी रेफर्स टू ए शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज, आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज, religious or ancient and distinguish one group of people from other. It involves a sense of belonging and solidarity among member of the same ethnic group। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो एक कल्चरल हेरिटेज होता है, उनकी आइडेंटिटी होती है, उनकी लैंग्वेज होती है, उनका एक धर्म होता है, ये सब जो होता है वो उनकी एथेंटिसिटी होती है, उससे वो पहचाने जाते हैं। कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, डायनेमिक एंड फ्लूइड, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, सोशल सिग्निफिकेंट। यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट दिए हुए हैं एथेंटिसिटी के। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच के बारे में भी 5-10 पॉइंट दिए हुए हैं। उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि क्या होती है वो डेफिनेशन। द इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच यूज एथेंटिसिटी एज ए टूल और इंस्ट्रूमेंटल यूज बाय द इंडिविजुअल और ग्रुप टू अचीव स्पेसिफिक गोल सच एज पॉलिटिकल पावर। जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई लोग अपील करते हैं या इकोनॉमिक एडवांटेज के लिए बात करते हैं, अपने ग्रुप्स को मतलब इम्प्रूव करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बातें करते हैं। तो ये उनकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच होती है। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटल होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है, डिवाइड एंड रूल टेक्निक खेली जाती है, क्रिएशन ऑफ एथनिक बाउंड्रीज होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सारे पॉइंट्स आप पढ़िए एंड क्वेश्चन 10 पॉइंट्स हैं, इसमें भी आप उसको पढ़कर और यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कंक्लूजन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ सोसाइटी इन डोमेस्टिक गवर्नेंस। तो किस तरीके से गवर्नेंस होती है सिविल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। Civil society organize SCOs
including non-governmental organization, NGOs, advocate group and communities. Associations serve as voice for citizen, represents their interest and concern of the गवर्नमेंट अथॉरिटी. जैसे कि आपने देखा होगा NGOs वगैरह होते हैं, वो पर्टिकुलर लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनकी सिटीजन्स की वॉइस बनते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम है, कैसे उसका सोल्यूशन होगा, वो गवर्नमेंट के पास जाकर उनके इशू को रेज करते हैं और अपनी वॉइस उठाते हैं. मॉनिटर एंड अकाउंटेबिलिटी, वो देखते हैं कि किस तरीके से मतलब वो मॉनिटर करते हैं चीज़ों को और उसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं. प्रमोशन ऑफ पार्टिसिपेशन, पॉलिसी एडवोकेसी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी के बारे में देखते हैं, उसको डेवलप करते हैं, अलग अलग तरीके से उसके अंदर रूल अमेंडमेंट करते हैं. सोशल कोहेरेंस एंड सोशल लिबर्टी, सिविल सोसाइटी फॉर फॉस्टर सोशल कोहेरेंस, मतलब यहाँ पे जो होता है कि वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसको अपनी दूसरों के सिटीजन्स की आवाज़ की तरह उठाते हैं. काउंटर बैलेंस टू स्टेट पावर के साथ वो मिलकर काम करते हैं और किस तरीके से उनको अपनी बातें मानने के लिए मतलब रखते हैं अपनी चीज़ें उनके आगे. कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन एंड मेडिटेशन, अगर किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसको बीच में मध्यस्थता करते हैं उसकी और उसके बीच में उसको मैनेज करवाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं. सिविल सर्विस डिलीवरी एंड वेलफेयर प्रोविजन, मतलब जो लोग होते हैं वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट, कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं, जैसे कि सोशल सोसाइटी एम्पावर सिटीजन्स बाय बिल्डिंग द कैपेसिटी टू एडवोकेट फॉर देयर राइट. वहाँ पे वो एजुकेशन क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से उन्हें अधिकारों के बारे में बात करना है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से होगी, उसमें कलेक्टिव एक्शन होता है उन लोगों का. तो ये सब लिख सकते हैं आप यहाँ पे. डेमोक्रेटिक इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटलेशन, सिविल सोसाइटी सर्व्स ए रेगुलेटरी फॉर डेमोक्रेटिक इनोवेशन, मतलब कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसको इनोवेट करते हैं और टेस्टिंग ऑफ आइडियाज़ करते हैं, अप्रोचेस करते हैं, अगर ये करने से क्या होगा, उस तरीके से सारी स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाते हैं और वो उस तरीके से उसको आगे मतलब इनोवेट करते हैं चीज़ों. यहाँ पे कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि सिविल सोसाइटी का क्रिटिकल मतलब किस तरीके से बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है सोसाइटी में. तो यहाँ पर आप इसको पॉइंट वाइज इसमें जो पॉइंट दिए हैं उनको यहाँ पे और ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आज मैंने MSO 01 दिसंबर 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको बताया है. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट विल मोटिवेट मी. मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल को बहुत ही कम सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.